दोस्तों, पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर वायरल हो रही है। कई पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। कुछ लोग तो ये तक लिख रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब सी चीज नजर आएगी, क्योंकि उसी इंटरनेट पर उसी समय एक बिल्कुल अलग कहानी भी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मरे नहीं हैं, बल्कि गंभीर हालत में कोमा में हैं, और अपने दावे के साथ वो कथित तौर पर अस्पताल की सिक्योरिटी फुटेज भी शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ अकाउंट्स ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में एआई से बने फेक वीडियोज हो सकते हैं। यानी एक ही समय पर इंटरनेट पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही है। एक कहती है नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, तो दूसरी कहती है वो जिंदा है लेकिन कोमा में है। तो सवाल उठता है, इनमें से सच क्या है? क्या ये वाकई कोई बड़ी घटना है जो अभी दुनिया से छिपाई जा रही है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका की खास दूत से होने वाली थी। इस मीटिंग में मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और बढ़ते तनाव पर चर्चा होने वाली थी, और ऐसे समय में अचानक उनकी मौत या गंभीर हालत की खबर वायरल होना कई नए सवाल खड़े करता है। तो आखिर इंटरनेट पर फैल रही इन खबरों के पीछे सच क्या है, और क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है? आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। शायद इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए जाते, लेकिन वो मुलाकात इजराइल ने कैंसिल कर दी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जंग के दौरान मुलाकातें होती भी हैं, कैंसिल भी होती हैं, और कई बार रीशेड्यूल भी कर दी जाती है। तो सिर्फ मीटिंग का कैंसिल हो जाना अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। लेकिन उसी समय अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो मामला थोड़ा अलग दिखने लगा है। पिछले करीब एक हफ्ते से बेंजामिन नेतन्याहू की कोई पब्लिक अपीयरेंस सामने नहीं आई है, और इसी दौरान ईरान की तरफ से भी आवाज उठने लगा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आखिर क्या हुआ है। ये अभी तक कंफर्म नहीं। यहां पर एक और बात समझनी होगी। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो उसके अगले ही दिन ईरान की लीडरशिप ने क्या किया? वो बारिश में बाहर निकले, लोगों से मिले और लोगों के साथ वीडियो बनाए। यानी उन्होंने दुनिया के सामने अपना प्रूफ दे दिया कि वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ऐसा कोई साफ पब्लिक प्रूफ सामने नहीं आया है। हाँ, इजरायली मीडिया ने जरूर उनकी एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो में बताया गया है कि वो प्रेस के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। और जब उस वीडियो को ध्यान से देखा गया तो कुछ लोगों का दावा है कि ये फॉरेंसिक एनालिसिस में वो वीडियो एआई बेस्ड वीडियो जैसी लगती है, क्योंकि जब उस वीडियो को ध्यान से देखा गया तो कुछ अजीब चीजें भी नोटिस की गई। कुछ फ्रेम्स में ऐसा दिखाई देता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की 5 की बजाय 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। और कुछ जगहों पर वीडियो में यह भी देखा गया है कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके कुछ दांत अचानक गायब हो जाते हैं और फिर अगले फ्रेम में वापस दिखाई देने लगते हैं। यानी अगर ये वीडियो भी एआई बेस्ड है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बेंजामिन नेतन्याहू आखिर हैं कहां? इसी बीच कुछ लोग एक और घटना को भी सबूत के तौर पर सामने ला रहे हैं। बताया जाता है कि अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी स्कॉट बेसेंट एक इंटरव्यू दे रहे थे, और उसी इंटरव्यू के दौरान अचानक उन्हें एक संदेश मिला कि इंटरव्यू तुरंत रोका जाए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें सिचुएशन रूम में बुला रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने वहीं इंटरव्यू छोड़ा और तुरंत उठकर चले। लेकिन कुछ घंटों बाद जब स्कॉट बेसेंट वापस इंटरव्यू देने आए तो कई लोगों ने नोटिस किया कि उनका चेहरा बदला हुआ लग रहा था। वो थोड़ा घबराए हुए दिख रहे थे, और उनकी बातें भी साफ तरीके से जुड़ नहीं पा रही थी। इसी दौरान एक और दिलचस्प चीज हुई। इजराइल की सरकार की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में लिखा गया कि नेतन्याहू की हालत या स्थिति के बारे में जो बातें चल रही है वो अभी अनकंफर्म्ड है,
और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह हुई कि कुछ ही घंटों के अंदर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया और यहीं से इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द शक और भी गहरा हो गया। इसी वजह से लोगों का शक और भी बढ़ जाता है कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू हैं कहां, कहानी क्या है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से कई दशक पहले। जब इजराइल ने यह फैसला किया कि हम भी अपना एक पेंटागन बनाएंगे, लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे जो अमेरिका ने की। हम अपना पेंटागन जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बनाएंगे। इजराइल के शहर तेल अवीव के सेंटर में एक गली है जिसका नाम है लियोनार्डो द विंची स्ट्रीट। अगर आप इस स्ट्रीट को गूगल मैप पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां कुछ खास नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए नहीं कि ये स्ट्रीट मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि इस स्ट्रीट पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके और मेरे समझ से कहीं ज्यादा ऊपर। इस स्ट्रीट के अंदर जब पहला चौक आता है तो वहां एक इमारत मौजूद है और उस इमारत का नाम है द विंची कॉम्प्लेक्स। करीब 6000 स्क्वायर मीटर में फैली ये फैसिलिटी इजराइल के अंदर साइट 81 के नाम से जानी जाती है। ये असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डेड अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस सेंटर है। और इसके बारे में एक और दिलचस्प बात भी जानना जरूरी है दोस्तों। इस फैसिलिटी पर पैसा किसने लगाया? जवाब है अमेरिकी टैक्स पेयर्स ने। यह बात अमेरिका की सरकारी फाइलों और कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स में भी सामने आती है। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल ने ऐसी फैसिलिटी बनाई ही क्यों? उसका मकसद यह था कि अगर दुनिया में सब कुछ तबाह हो जाए, ऊपर के शहर बर्बाद हो जाए, तब भी ये अंडरग्राउंड कमांड सेंटर, जिसे इजराइल में द पिट कहा जाता है, मौजूद रहे और यहीं से जंग से जुड़े अहम फैसले और आदेश दिए जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बार इस फैसिलिटी तक सीमित एक्सेस दिया गया था और अपनी रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि यह जगह असल में इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशन का नर्व सेंटर है। यहां एक समय में करीब 70 लोग बैठते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने और यहीं बैठकर जंग से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। यह काम 24 घंटे चलता है शिफ्टों और इजराइल की स्ट्राइकिंग पोजीशन से जुड़े कई अहम फैसले यहीं से लिए जाते हैं। अब यहां आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। जून 2025 में इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। उस दौरान ईरान ने कई मिसाइल हमले किए। अब दिलचस्प बात यह है कि जो ये 6000 स्क्वायर मीटर वाली खास फैसिलिटी है, इसके बिल्कुल पास ही एक और बेहद अहम इमारत मौजूद है और वो है इजराइल का इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इजराइल में इस पूरे मिलिट्री मुख्यालय को कीरिया कहा जाता है और कई लोग इसे फोर्ट्रेस ऑफ सियोन भी कहते हैं। तो जून 2025 में ईरान ने यह दावा किया कि उसने सीधे कीरिया को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। उस समय इजराइल की तरफ से पूरी तरह खामोशी रही, कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन कुछ दिनों बाद द जेरूसलम पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि हाँ, कीरिया के आसपास हमला हुआ था और उसके बाद से एक और अजीब सी चीज देखने को मिली। इजराइल ने उस पूरी स्ट्रीट की तस्वीरें गूगल मैप पर दिखाने से मना कर दिया। कई कैमरे बंद कर दिए गए, स्ट्रीट को सिक्योरिटी के नाम पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और इसी दौरान एक आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री निवास को रेनोवेशन की जरूरत है और वहां मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या सच में सिर्फ प्रधानमंत्री निवास की मरम्मत हो रही थी या फिर असल में कीरिया और साइट 18 जैसी अहम फैसिलिटी की मरम्मत की जा रही थी? अब यहां एक और बात समझने वाली है। इस साल जब से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, तब से ईरान हर हमले का खुलकर दावा कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसने 27 अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। उसका दावा है कि उसने कई एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को भी तबाह किया। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी टारगेट किया और सबसे बड़ा दावा यह किया कि ईरान ने अपना टॉप ऑफ द लाइन खैबर सेखान मिसाइल भी चलाया। यह मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है
और ईरान का दावा है कि ये मिसाइल सीधे किरिया यानी उसी इलाके की तरफ दागा गया जहां साइट 81 मौजूद है। तो यहां एक संभावना जरूर बनती है कि इजराइल के बड़े फैसले लेने वाले लोग जैसे बेंजामिन नेतन्याहू शायद उसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी साइट 81 में मौजूद रहे हों। और अगर वहां सच में हमला हुआ हो तो फिर यह भी संभव है कि उनके साथ कुछ बड़ा हुआ हो। लेकिन यहां पर एक बात साफ कर देना जरूरी है, क्या बेंजामिन नेतन्याहू वाकई मर चुके हैं? ईमानदारी से कहूं तो इसका पक्का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यह भी संभव है कि यह सब सिर्फ इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो, यानी एक तरफ की रणनीतिक खामोशी। लेकिन सच क्या है, यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि जैसा कहा जाता है अभी दिल्ली बहुत दूर है। अब यहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू सच में मर चुके हैं या फिर गायब हैं या कोमा में हैं या फिर जिंदा हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं, तो इस स्थिति में अमेरिका के पास क्या विकल्प बचते हैं, खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास मूल रूप से दो ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन यह है कि वो ये फैसला कर लें और साफ तौर पर कह दें कि ये जंग हम हार चुके हैं और अब हम आगे लड़ना नहीं चाहते। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इस जंग को आगे बढ़ाने का फैसला करें और लड़ाई जारी रखें। अब पहले ऑप्शन को समझते हैं दोस्तों। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस स्थिति में यह फैसला करते हैं कि अब आगे जंग नहीं लड़नी, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? सबसे पहला नतीजा यह होगा कि ईरान अमेरिका से कंपनसेशन यानी हर्जाना मांगेगा। ईरान ये कह सकता है कि इस जंग की वजह से हमारे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और अब उसकी भरपाई की जाए। और दूसरी बात यह हो सकती है कि भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कंटेनर या ऑयल टैंकर पर ईरान रॉयल्टी या टैक्स चार्ज करना शुरू कर दे, यानी जो जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उसे ईरान को भुगतान करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक खाड़ी देशों से जो पैसा निकलता है उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका की इकोनॉमी में जाता है। वही पैसा अमेरिकी स्टॉक्स में लगता है, टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियों में निवेश होते हैं। लेकिन अगर वही पैसा ईरान की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया तो आने वाले 5 से 10 सालों में ईरान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ सकती है। ईरान पहले से ही एक बहुत बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है और अगर उसके पास इस तरह का नया रेवेन्यू आना शुरू हो जाए तो वो एक मजबूत एनर्जी कॉरिडोर भी बन सकता है। और ये बात ना यूनाइटेड स्टेट को हजम होने वाली है और ना ही इजराइल को। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सीधे यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर अमेरिकी इकोनॉमी कमजोर होने लगती है तो फिर अमेरिका के अंदर क्या होगा? संभावना यह है कि लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं और हालात राजनीति संकट तक पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि अपनी प्रेसिडेंसी और अपनी इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जंग और आगे बढ़ाने का फैसला, खास तौर पर उस समय जब उनके ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की तरफ से अलग संकेत आने लगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी और अब वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी राय अलग थी। ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत और राजनीतिक ताकत बचाने के लिए संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर सेना उतारने का फैसला करें, यानी अपनी इज्जत और अपनी इकोनॉमी दोनों को बचाने के लिए सीधा सैन्य हस्तक्षेप। क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है घर के अंदर होने वाली क्रांति बाहर की जंग से ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स घरेलू संकट से बचने के लिए बाहर की जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन अगर अमेरिका सच में जमीन पर सेना उतारता है तो उसके जवाब में ईरान का रुख भी साफ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहले ही कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अब चाहे बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हो या नहीं, और चाहे डोनाल्ड ट्रंप सेना उतारे या नहीं, लेकिन एक बात इन सब के बीच बिल्कुल साफ नजर आती है, वो ये है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट में चल रहा ये संघर्ष अभी आगे भी जारी रहने वाला है। तो दोस्तों,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वॉर से जुड़े हर अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।